हेलो एवरीवन, सिविल सॉल्व में आपका स्वागत है। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर करते हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे एसएससी जेई के। अभी तक जो है हमने उन्होंने 8 लेक्चर आपको दे दिए हैं। अभी हमारा 9th लेक्चर होगा और हमारा जो टॉपिक चल रहा था बीएमसी में वो था कंक्रीट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट गिव्स इट डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें किस एलिमेंट से मिलती है कंक्रीट में, ये हम क्वेश्चन पहले ही कवर कर चुके हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो एग्रीगेट की वजह से होती है। सीमेंट जो है बाइंडर का काम करता है, वाटर जो है हाइड्रेशन में हेल्प करता है, एडमिक्सचर जो है वो प्रोसेस को कैसे कर रखना है, तेज रखना है, स्लो रखना है, या पानी को कम ज़्यादा वर्केबिलिटी के इश्यूज जो हैं वो देखता है, इसीलिए एग्रीगेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द व्हाट इज द रेशियो ऑफ 7 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हम जानते हैं कि 7 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो जो होती है 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कितनी होती है, 2/3 होती है। 2/3 के अराउंड अगर हम देखते हैं तो 0.65 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट थ्रू विच कंक्रीट कैन बी पोर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि IS 456/2000 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट 1.5 है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बेस्ट सूटेड आंसर होगा जो हमारा B, 0.8 to 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट इज, क्या कहलाता है ये कहलाता है ब्लीडिंग। हम सभी जानते हैं, पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं ब्लीडिंग क्या होता है। कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंक्रीट में मेनली क्या होता है, कंक्रीट में सीमेंट होता है, एग्रीगेट वो भी होता है, एडमिक्सचर वो भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ कंक्रीट यूजिंग एन एयर इंट्रेंड सीमेंट। अगर हमने कंक्रीट में एक एयर इंट्रेंड सीमेंट यूज किया हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हैज स्ट्रेंथ लेस देन 10 to 15%, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैज मोर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम एयर इंट्रेंड कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वेदरिंग के अगेंस्ट इंक्रीज हो जाता है। इज मोर प्लास्टिक एंड वर्केबल, वो स्लिप बॉल्स का काम करती हैं तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। इज फ्री फ्रॉम सेग्रेशन एंड ब्लीडिंग, ये नहीं है पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है बी और सी 2 पॉइंट सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन इस तरीके से नहीं दे रखा है तो कई बार करेक्शंस आते हैं, तो इसका जो आपको सही आंसर से मतलब होना चाहिए बी और सी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट वेट टू इनेबल इट टू अटेन फुल स्ट्रेंथ इज नोन एज, क्या कहलाती है। हम वेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्योरिंग। सेग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेग्रेशन अगर होता है तो उसकी वजह से क्या क्या चांसेस होते हैं, जो एग्रीगेट्स होते हैं वो उसमें से अलग होने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हनी कॉम्बिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोरस, अगर हनी कॉम्बिंग से अगर एग्रीगेट अलग अलग हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटीज, तो क्या होगा, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पोरस हो जाएगा, सरफेस स्केलिंग भी बढ़ जाती है, तो इसके हिसाब से इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, WP एंड WF आर द वेट ऑफ सिलेंडर कंटेनिंग पार्शियली कॉम्पैक्टेड एंड फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। If the compaction factor WP/WF is 0.95, the workability of concrete is, तो हमारा जो कंपैक्शन फैक्टर होता है, पहले हम ये देख लेते हैं क्या होता है। कंपैक्शन फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है ये होती है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, तो न्यूमरेटर में होगा मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो हम अगर देख लेते हैं कि कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू नियरली 1 है, यानी कि ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट हो जा रही है, ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट हो जा रही है, इसका मतलब है कि उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। इसकी कुछ रेंज है वो देख लेते हैं। अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है वो 0.85 से कम है तो हम उसको बोलेंगे लो वर्केबल। अगर कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है वो 0.86 से 0.92 के अराउंड है तो हम इसको बोलेंगे मीडियम वर्केबल। उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर वैल्यू जो है 0.93 से
0.95 है तो हम इसको बोलेंगे हाईली वर्केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कंक्रीट बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट इज नोन एज, क्या कहलाता है अगर मॉइस्चर देते हैं उसको कंक्रीटिंग में सेट होने के लिए, क्यूरिंग। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ सीमेंट फ्रॉम द चार्ज्ड ड्रम ऑफ मिक्सचर। अगर हम बात करते हैं ड्रम मिक्सिंग की तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं कि उसमें किसी भी इंग्रेडिएंट का लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या पॉइंट होता है कि मिक्सिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि एटलीस्ट 1 मिनट हम उसको दें, जिससे क्या हो कि उसकी जो कंडीशंस हैं ड्रम के अंदर वो सब इक्वल सी हो जाएं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ हम अमाउंट वाटर ऐड करते हैं इसमें, एडिशन अदर इंग्रेडिएंट्स एंड रेस्ट इज एडेड आफ्टर एडिशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और पानी ऐड कर देते हैं। और थर्ड क्या होता है, कंक्रीट जो है वो 30 मिनट से पहले हम प्लेस करनी चाहिए। तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है हमारे, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ सीमेंट फ्रॉम द चार्ज्ड ड्रम ऑफ मिक्सचर। सीमेंट का कोई भी जो एडमिक्सचर है, कोई भी जो एग्रीगेट है वो लॉस नहीं होना चाहिए। सीमेंट शुड बी मिक्स्ड फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट यानी कि हमें मिनिमम 1 मिनट तो मिक्स करना है, उससे ज़्यादा मिक्स करेंगे तो बेटर रहेगा। 10% ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन द रोटेटिंग ड्रम बिफोर एडिंग ऑफ द ड्राई मटेरियल, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्क्रीट सैंपल। ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं और इसका आंसर हमारा क्या होता था, आप लोग को शायद याद होगा कि इसका आंसर हो जाता है टाइम इनटू टेम्परेचर, ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर्स इज नोन एज। तो फिनिशिंग को फ्लोर करने के ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, उसके अकॉर्डिंग जो फिनिशिंग फाइनल करते थे वो ट्रॉवलिंग होती थी। और ट्रॉवलिंग में हम करते क्या थे, ट्रॉवलिंग एक फाइनल ऑपरेशन होता है फिनिशिंग का, जो कि एक्सेस वाटर को इवेपोरेट करने के लिए किया जाता है, स्टील फ्लोट का यूज़ करते हैं, उसके बाद इसकी हेल्प से हम स्मूथ फिनिश दे पाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सैंड रिक्वायरिंग अ हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग्स टू। हाई वाटर सीमेंट रेशियो में कब ज़रूरत होगा, जब सैंड जो होगी वो फाइन होगी, और फाइन सैंड जो होती है जोन 1 की जो कहलाती है वो सबसे ज़्यादा कोर्सेस्ट कहलाती है, और जोन 4 की सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट कहलाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जोन 4 की जो होगी वो ही सैंड होगी, जिसके लिए हाई वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है पढ़ लेते हैं। डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कॉन्क्रीट इज अबाउट 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक बात है, 2500 और 2400 के अराउंड होती है। आरसीसी अगर होता है तो 2500 ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ लाइट वेट कॉन्क्रीट इज अबाउट 1900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जो लाइट वेट कॉन्क्रीट होती है जनरली लाई करती है 300 से 1850 किलोग्राम पर मीटर की, तो हम इसको भी सही बोल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ हैवी कॉन्क्रीट इज अबाउट 3580 पर क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट। जो हैवी होती है उसकी भी 2600 से 3900, 2600 टू 3900 किलोग्राम पर मीटर की होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीगेट्स। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस फाइनल करेंगे। क्या बोल रहा है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग, ड्राई एग्रीगेट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मिक्सिंग वाटर एंड दस अफेक्ट वर्केबिलिटी। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, तो ये क्या ठीक है या गलत है, आप लोग देखिएगा। ड्राई एग्रीगेट है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। उसके बाद फ्रॉम द मिक्सिंग वाटर एंड दस अफेक्ट वर्केबिलिटी, अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वर्केबिलिटी में पानी की कमी हो जाएगी तो उसको अफेक्ट करेगा। एग्रीगेट कंटेनिंग सरफेस मॉइस्चर कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा वाटर, बिल्कुल ठीक बात है, अगर एग्रीगेट में थोड़ा सा अपना मॉइस्चर है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा वाटर को। द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट रिजल्ट इन रिड्यूसिंग ऑफ वॉल्यूम। अगर फ्री मॉइस्चर कंटेंट है एग्रीगेट्स में, फाइन एग्रीगेट्स में, तो क्या करेगा, तो वो क्या वॉल्यूम को रिड्यूस करेगा, जैसा कि हमने पढ़ा होगा बल्किंग। बल्किंग किस में होती है, फाइन एग्रीगेट्स यानी फाइन सैंड में होती है। और अगर बल्किंग उसमें हो रही है, इसका मतलब क्या है
के वो वॉल्यूम को ऐड कर रहा है, बढ़ा रहा है, ना कि रिड्यूस कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा था, फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन कोर्स एग्रीगेट रिजल्ट इन बल्किंग ऑफ वॉल्यूम। तो अगर कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं तो क्या वो बल्किंग बढ़ाएगा कोर्स एग्रीगेट में, तो चांसेस होते ही नहीं है बल्किंग के, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्क्रीट सैंपल इज क्योर्ड एट 35 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 28 डेज। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ द ओरिजिन टेम्परेचर इज टेकन एज -11 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट सैंपल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमारा मैच्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा भी था, ये हो जाएगा समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। जहाँ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं। टाइम कितना है हमारे पास, 28 डेज है, और टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखिए आप 15 डिग्री सेल्सियस से ये कितना जा रहा है, 11, यानी डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो समीशन करके आएगा वो 728 डिग्री सेल्सियस डेज आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द जेल स्पेस रेशियो ऑफ अ सैंपल ऑफ कंक्रीट इफ द कंक्रीट इज मेड अप ऑफ 600 ग्राम ऑफ सीमेंट विद द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.65। तो हम पहले देख लेते हैं जेल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। जेल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला होता है 0.657 C अपॉन 319 C प्लस W नॉट, जहाँ C क्या है, ये है हमारा वेट ऑफ सीमेंट, इन ग्राम, जहाँ W नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर इन ml। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं कि हमारा जो कंक्रीट का वेट है, यानी C की वैल्यू हमें 600 ग्राम गिवन है, हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है। हम जानते हैं वाटर सीमेंट रेशियो में दे रखा है 0.65, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारा 0.65 इंटू 600, यानी कि कितना हो गया ये हमारा 390 ग्राम। और वाटर के केस में जितना ही ग्राम होता है उतना ही ml हो जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो अब हम निकाल सकते हैं जेल स्पेस रेशियो। जेल स्पेस रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.657 इंटू 600 अपॉन 319 इंटू 600 प्लस 390। तो ये ऑप्शन हमारा, तो ये हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.678। तो हमारा सी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स्ड प्लांट डिफरेंट इन। तो दो प्लांट के नाम दे रखे हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो रेडी मिक्स प्लांट और कंक्रीट पैचिंग प्लांट जो होता है, सेंट्रल मिक्स्ड प्लांट, उसमें डिफरेंस क्या होता है। रेडी मिक्स प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें हम कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होती है कंस्ट्रक्शन साइट से, इसीलिए हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसको बोलते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, जो कि डायरेक्टली पहुंच जाएगी साइट पे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएमसी बोलते हैं। जो इसमें क्या होता है, इसमें हम बैचिंग करते हैं और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोल अच्छा होता है हमारे प्रोसेस पे, और कंक्रीट जो है प्लांट से लेके आते हैं और डंप करते हैं एक मिक्सर में, ट्रांजिट मिक्सर होता है, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके हम कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं। ये तो होता है रेडी मिक्स कंक्रीट का हमारा प्रोसेस। उसके बाद कंक्रीट बैचिंग प्लांट होता है। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा जो छोटी साइट्स होती हैं उनके लिए होता है, कम कैपेसिटी का होता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं वहीं पे हम कंक्रीट को बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, कम वॉल्यूम का हम कंक्रीट प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है उसके कुछ ऑप्शन टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रांसिट मिक्स होता है, श्रिंक मिक्स होता है और सेंट्रल मिक्स होता है। ये हम देख लेंगे बाद में इसका क्या डिफरेंस है। और अभी क्या है, इसमें जो रेडी मिक्स प्लांट होता है, इसमें जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि वो रास्ते में सेट ना हो जाए,
इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी उसमें ऐड करते रहते हैं रेडी मिक्स प्लांट में। और सेंट्रल मिक्स में ऐसा कुछ इशू ही नहीं होता है कि ट्रांसपोर्ट करनी है, इसीलिए इसमें हम वाटर ऐड नहीं करते हैं। तो हमारा मेजर डिफरेंस क्या हो जाता है, वाटर एडिशन का और ट्रांसपोर्टेशन का भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे दो डिफरेंस हमें मिल गए। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं होता है, ना ही सेटिंग टाइम में डिफरेंस होता है। सेटिंग टाइम में हम थोड़ा सा रेयर केसेस में कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर सेटिंग टाइम हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जल्दी सेट होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए कई बार हम इसमें रिटार्डर मिक्स कर देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेटिंग टाइम में भी चांसेस होते हैं डिफरेंट के। तो हमारा ए, बी और डी 3 पॉइंट हमें ठीक मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका एक पर्टिकुलर आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल फैक्ट है वो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज्ड ऑयल हैंड मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग के लिए हम जनरली जो यूज करते हैं उसमें 0.5 to 0.6 का वाटर सीमेंट रेशियो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज व्हाट आल्सो इंक्रीजेज। वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अगर वाटर ज़्यादा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाउन होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, ये भी कम होगी। ब्लीडिंग के चांसेस हम कह नहीं सकते, अगर बहुत ज़्यादा वाटर ऐड हो जाएगा तभी ये होता है। और वाटर सीमेंट रेशियो अगर दोनों को हम मेंटेन करके चल रहे हैं तो इसके चांसेस कम रहते हैं, इसीलिए हम सर्टेन नहीं होंगे इसमें। लेकिन वर्केबिलिटी डेफिनेटली क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज डन टू। कंपैक्शन हम कंक्रीट में क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन होता है। इसमें पहला क्या है, प्लेस कंक्रीट ऑन फ्लैट सरफेस। इसका कोई लॉजिक है, नहीं। रिमूव एयर बबल्स, बिल्कुल ठीक बात है, हम एयर बबल्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं कंपैक्शन से। प्लेस कंक्रीट ऑन स्लोपिंग सरफेस, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इंट्रोड्यूस एयर बबल्स, ऐसा नहीं है, ये अपोजिट हो गया, हमें रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, इम्परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट। तो इम्परमेबिलिटी कब होती है, जब उसके अंदर कोई पोर्स नहीं होते हैं। पोर्स कब होते हैं, जब कंक्रीट ड्राई हो जाती है। तो अभी फ्रेश कंक्रीट है तो इम्परमेबिलिटी की बात हम कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है। इम्परमेबिलिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, एक्चुअली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, इसलिए ये गलत हो गया। इम्परमेबिलिटी इज नथिंग टू डू विद कंक्रीट एट ऑल, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा ए हो जाएगा इसका आंसर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड आउट यूजिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से, ग्रेजुअल टेंसाइल टेस्ट से, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट से, रेडिकल टेंसाइल टेस्ट से। आप लोग याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं याद हो, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट यूज करते हैं, बीटेक में आप लोगों ने देखा होगा। अ स्लम्प ऑफ 150 to 100 mm कैन बी यूज्ड फॉर। अगर हमें स्लम्प मिल रहा है 50 से 100 mm का, तो हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बीम बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टेबल बनाई थी हमने पुरानी क्वेश्चंस में, उसमें आप देख लीजिएगा। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। मास कंक्रीटिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारा जो वर्केबिलिटी है, वो जो स्लम्प है वो हमारा कितना होना चाहिए, 20 to 50 mm। उसके बाद हम स्ट्रिप फुटिंग की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रिप फुटिंग है अगर तो उसके लिए 40 to 50 mm होना चाहिए। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रेंच फिल, और अगर ट्रेंच फिल की बात कर रहे हैं तो इसके केस में कितना हो जाता है हमारा, ट्रेंच फिल है यानी कि वर्केबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें हम कितना यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम जनरली हम देख लेंगे हमारी 30 to 70 ले लेते हैं। डिपेंड करता है ट्रेंच फिल का साइज़ क्या है, अगर बहुत ज़्यादा है तो मास कंक्रीटिंग की फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ कम है तो थोड़ा कम हम यूज़ कर लेंगे। बीम्स के केस में क्या होता है, 50 to 100 वर्केबिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट होता है, तो वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स द टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स टू बी यूज्ड इज। तो अगर हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके लिए हम जनरली M20 यूज़ करते हैं। M20 का मतलब क्या हो गया हमारा, 1:1.5:3, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड।
हम जानते हैं कि हम अराउंड 38% वाटर यूज़ करते हैं सीमेंट कंटेंट का। तो अब देख लेते हैं कौन सा इसमें बैठ रहा है। ठीक है, हमारा 5% और 20% ऑफ सीमेंट। तो पहले उसके बाद 10% ऑफ सीमेंट, 30% या 10%। तो 30% के अराउंड हमें ठीक लगा है। तो 5% बाय एग्रीगेट, तो जनरली नियर बाय 38 के अराउंड सी वाला आ रहा है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेरियस concrete ingredient that is cement, sand, aggregates are in the ratio 1:3:6, the grade of the concrete is कितना हो जाएगा 1:3:6, यानी हम 10 हो जाएगा। इसका होता है हमारा 1:3:6, 15 का होता है 1:2:4, इसका होता है 1:1.5:3, एंड 30 का कितना होता है हमारा, एंड 30 का हम जनरली डिज़ाइन नहीं करते हैं इस तरीके से। M25 का आप लोग को बता देता हूँ फिर से, 1:1:2 ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन कौन सा है। द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स इज टेकन इन किलोग्राम्स। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, वेट एंड एग्रीगेट आर मेजर्ड इन लीटर्स। तो ये भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द फिनिश्ड कंक्रीट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। तो ये जो फिनिश्ड कंक्रीट है वो क्यूबिक मीटर में करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। तो हम ये भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो होते हैं जनरली हम किलोग्राम में लेते हैं, वाटर हम लीटर में मेजर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें सेट नहीं बैठ रही हैं, इसलिए हमने सी ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हम किसके थ्रू करते हैं, हम इसमें पंप के थ्रू कंक्रीटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, डैश इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट वेरी थिन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस। तो आप लोग याद कर लीजिए, इसके लिए हम फेरो सीमेंट यूज़ करते हैं। फेरो सीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल होता है जो क्या होता है कि मोटार रीइंफोर्स्ड होता है विद लाइट स्टील फैब्रिक, जो कि हम थिन फॉर्म की एक ऐसा कुछ थिन स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि फॉर्मवर्क की तरह काम करता है और रीइंफोर्स करता है उसको, और जो एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग सेक्शन बनाता है। इसको हम यूज़ करते हैं वाटर टैंक्स बनाने में, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने में। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये जो है फैब्रिकेट किया जाता है, किसी भी शेप में हम कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट अर्थक्वेक बहुत अच्छा होता है। इसमें लेबर स्किल कम रिक्वायर्ड होती है और इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब्स। हम जानते हैं 150 mm होता है कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू 28 डे। हम जानते हैं इसका आंसर 0.65 हम लगा चुके हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट इंट्रोड्यूसेस। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम है यानी वाटर कम होगा, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज, ठीक बात है। ग्रेटर डेंसिटी एंड स्मॉलर परमेबिलिटी, बिल्कुल इंप्रूव फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, CRRI चार्ट्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वर्केबिलिटी। स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो, एक ग्राफ हमें दिया होता है स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, जिसमें हम पता लगा देते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी अगर इसका वाटर सीमेंट रेशियो इतना है। इसके बाद क्या है, इफ द इंजीनियर इन चार्ज अप्रूव्स द 10 cm क्यूब्स may be used for the work test for concrete provided maximum nominal size aggregate does not exceed। तो इसकी जो वैल्यू इसका है कि इसमें मैक्सिमम साइज जो है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैक्सिमम जो साइज है वो हम 20 सेंटीमीटर, तो गलत लिखा हुआ है, 20 mm होगा ये। 20 mm से ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम 15 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं या 10 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं, उसमें साइज चेंज नहीं होता है, ये सारे ही mm में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू वेट कंक्रीट में कॉज। अगर बहुत ज़्यादा गीली कंक्रीट है तो वीक हो जाएगा कंक्रीट, एक्सेसिव उसमें से लेटेनेंस होगा, सेग्रीगेशन के चांसेस होंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज वेरी फाइन ग्रेन्ड। हम ग्रेनाइट यूज़ करते हैं क्योंकि ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा करीब 200 MPa के अराउंड होती है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं
जिससे हमें अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी वाटर अगर है तो वो क्या होता है, सैलिनिटी उसकी 3.5% के अराउंड होती है, बिल्कुल ठीक बात है। कोरोड्स द रीइंफोर्समेंट ऑफ आरसीसी, वो क्या करता है, रीइंफोर्समेंट को भी कोरोड करना शुरू कर देता है। एक्सेलरेट्स द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट कर देता है, क्यों, क्योंकि सी वाटर में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिलता है जो कि एक एक्सेलरेटर होता है, इसीलिए हमारे सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट कंटेनिंग सिलिशियस एग्रीगेट्स हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ expansion, igneous aggregates has intermediate coefficient of expansion, limestone has lowest coefficient of expansion। coefficient of expansion की बात हो रही है तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ये समझ लीजिए सिलिशियस मटेरियल्स होते हैं जैसे कि क्वार्टाइज हो गया, उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 से 3.6 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर लाइमस्टोन, बसाल्ट, ग्रेनाइट, इनकी जो होती है ये होती है हमारी 0.7 इंटू 10⁻⁻6 से 2.5 इंटू 10⁻⁻6। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट मिलते हैं हमें, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इफ द स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इज 60 mm, इट्स वर्केबिलिटी इज, अगर 60 mm है तो हम उसको मीडियम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे ये आप लोग चार्ट रेफर कर सकते हैं। अगर 25 से 50 होती है तो हम लो बोलते हैं, हाँ 50 to 100 अगर उसकी स्लम्प होता है तो हम उसको मीडियम बोलते हैं, 100 से ऊपर अगर होता है तो हम उसको हाई बोल देते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन कंक्रीट। हम अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट कंक्रीट पे कर रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शन इसमें से ठीक होगा हम देख लेते हैं। तो प्रोपोर्शंस ऑफ द मटेरियल्स एंड वाटर शुड बी द सेम एज टू बी यूज्ड एट द वर्क साइट, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं या कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्वांटिटी तो हम सेम यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शन तो हम सेम यूज़ करेंगे ना। सीमेंट शुड बी मिक्स्ड बाय हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, हाथ से मिक्स करते हैं जिससे कि यूनिफॉर्मिटी अच्छी मिल जाए, ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारा जो वाइल कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड। तो अगर हम मैकेनिकल कॉम्पैक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो स्लम्प है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो स्लम्प की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर 50 mm रिजल्ट उसकी वजह से प्लास्टिक कॉन्क्रीट मिलती है विच इज़ वाइब्रेटेड बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर विल कॉज सेग्रेशन ऑफ कॉन्क्रीट, इसीलिए जो है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी 5 सेंटीमीटर। इससे पहले क्वेश्चन हमारा रह गया था क्या, हाँ ये वाला हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो कंक्रीट शुड बी मिक्स्ड बाय हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। कंक्रीट मिक्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंक्रीट इंग्रेडिएंट शुड बी केप्ट एट अ टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस, नहीं ये होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर हमारा डी हो जाएगा जो कि इनकरेक्ट है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो हम डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं। फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म कंपैक्शन में कॉज द कंक्रीट, अगर यूनिफॉर्म कंपैक्शन नहीं है तो पोरस होगा, बिल्कुल ठीक बात है, पोरस होने के चांसेस हैं। नॉन होमोजीनियस के चांसेस हैं, कम स्ट्रेंथ के चांसेस हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिस्क ऑफ सेग्रेगेशन इज मोर फॉर, अगर हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो किसमें ज़्यादा होगा, अगर वाटर मिक्स यानी ज़्यादा वाटर मिक्स कर रखा है तो सेग्रीगेशन के चांसेस रहेंगे क्या, बिल्कुल रहेंगे। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट लार्ज हमने यूज़ कर रखे हैं, वाटर हमारा कम रिक्वायर्ड होगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, चांसेस ये हैं कि सेग्रीगेशन भी हो जाए क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। कोर्सर ग्राइंडिंग, अगर ग्राइंडिंग कोर्सर है तो भी बिल्कुल ठीक बात है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर मेनली यूज टू प्रिपेयर कंक्रीट, कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं हम, सीमेंट यूज कर लेंगे, एग्रीगेट यूज कर लेंगे, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, और क्या यूज कर लेंगे हम, वाटर यूज कर लेंगे, और हम क्या यूज कर लेंगे, एडमिक्सचर यूज कर लेंगे।
और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सैंड यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए, सीमेंट, एग्रीगेट जिसमें कोर्स एग्रीगेट होगा, वाटर, एडमिक्सचर और सैंड। अब इन्होंने पूछा है कि विच हाउ मेनी कंपोनेंट आर मेनली यूज्ड, तो क्या एडमिक्सचर आप हमेशा यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है, यानी कि हमारा जो बेटर ऑप्शन होगा वो हम 4 लगाएं। अगर मेनली ना यूज़ करते तो हम एक बार को 5 लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिटार्डर्स आर यूज्ड फॉर, रिटार्डर क्या करते हैं, वो कहाँ यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, रिपेयर वर्क्स, कोल्ड वेदर कंडीशन या ग्राउटिंग डीप ऑयल वेल्स। अगर कोल्ड वेदर कंडीशन है तो खुद ही वो एक स्लो सेट होगी हमारी कंक्रीट, इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। रिपेयर वर्क्स में हम चाहते हैं कि जल्दी सेट हो जाए, इसलिए यहाँ पे भी यूज़ नहीं करेंगे। तो 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, अगर हाई राइज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो क्या हम उसको यूज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्राउटिंग और डीप वेल्स में हम यूज़ करते हैं इसको, जिससे क्या होता है कि अगर हमने कुछ कंक्रीट डाली और उसके बाद दूसरी बार में अगर हम कुछ कंक्रीट डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों में कुछ जॉइंट बनने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, रिटार्डर हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं, ऑयल डीप वेल्स में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इज M20 ग्रेड कंक्रीट, हम जानते हैं 1:1.5:3। तो हमारा इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको 1:1.5:3 का, नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसका। 1:1.5:3 हमारा होना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सेस ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल, कितने टाइप के मशीन मिक्सेस अवेलेबल हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, टिल्टेड टाइप मिक्स होता है, एक नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्स होता है, एक रिवर्सिंग टाइप मिक्स होता है। 3 टाइप के होते हैं मिक्सेस, लिख लेते हैं, आप लोग याद कर लीजिए इसको। आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेस वाइब्रेशन ड्यूरिंग कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट कैन लीड टू, अगर हम एक्सेसिव वाइब्रेशन कर देते हैं तो उससे चांसेस सेग्रेगेशन के बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन इसको बी लगा देंगे हम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। पहला क्या बोला, वर्केबिलिटी रिड्यूसेस विद टाइम, वर्केबिलिटी जो है टाइम के साथ रिड्यूस होती रहती है। मान लीजिए अभी हमारी कंक्रीट वर्केबल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो सेट होती चली जाएगी, और जैसे जैसे सेट होती चली जाएगी उसकी वर्केबिलिटी कम होती चली जाएगी, यानी ये ऑप्शन ठीक हो गया। वर्केबिलिटी डज नॉट रिड्यूसेस टाइम, गलत हो गया। वर्केबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा इसका आंसर। द रिजल्ट ऑफ वीबी टेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, वीबी टेस्ट में क्या होता है, वीबी टेस्ट में जो हम टाइम मेजर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर लगाएंगे सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। द क्वालिटी ऑफ वाटर गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अगर अच्छी क्वालिटी का वाटर यूज किया है, साफ पानी यूज किया है तो उससे स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक बात है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीटिंग डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट एंड मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीटिंग डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, किस टाइप के एग्रीगेट हमने यूज़ कर रखे हैं और क्या हम कॉम्पैक्शन का मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर ये दोनों पे भी गवर्न करती है कि हमने कितना पानी मिलाना है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। 10% एक्सेस वाटर रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाय 15%, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये आप लोग को अगर ना पता हो तो याद कर लीजिए। इतना जैसे हम वाटर बढ़ाते चले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेंथ उसकी कम होती चली जाती है, तो हमारे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 28 डे क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ मास कंक्रीट यूजिंग एग्रीगेट्स ऑफ मैक्सिमम साइज 5 सेंटीमीटर फॉर ग्रेविटी डैम शुड बी, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। अगर हम 5 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं उसका साइज, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 28 डे क्यूब स्ट्रेंथ फॉर मास कंक्रीटिंग इट शुड बी बिलो 28 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यहीं पे अपना ये अभी अपना ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे क्वेश्चंस। थैंक यू।